हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, बहुत अच्छे होंगे आप भी। बस ऐसी मेहनत करते रहिए, इसी मेहनत की ज़रूरत है। आज आप मेहनत करेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये सारी दुख परेशानी जितने भी आप झेल रहे हो अभी सब खत्म हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, MCQ जितने भी हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, क्या क्या टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं। पहले बोर्ड में क्वेश्चंस 2 नंबर के आते थे, बट अब 1 नंबर के आने लगे हैं। सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम इस वाली वीडियो में MCQ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और जो सबसे पहले बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं 2 मार्क्स में, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है लिस्ट एनी 4 आइटम दैट आर शोन अंडर द हेड अदर करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट के अंदर जो अदर करंट एसेट होता है उसके अंदर जो भी आइटम आते हैं उसमें से 4 आइटम आपको बताने हैं। तो याद करो 4 आइटम कौन कौन से हैं। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पर बैलेंस शीट लास्ट वाली वीडियो में आपने कवर की हुई है। तो अदर करंट एसेट में देखो क्या क्या आता है। ये देखो, अदर करंट एसेट में 4 चीज़ें कौन कौन सी, प्रीपेड एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर एडवांस टैक्स। 4 चीज़ें आप लिख के आ सकते हैं, बट आपको लिखना कैसे एग्जाम में, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो ध्यान रखना, ये लिस्ट एनी को यहाँ से हटा दो, बचा क्या 4 से लेकर के नीचे तक 2013। सबसे पहले आप ये पूरी लाइन लिखिए। पूरी लाइन लिखने के बाद 1 2 3 4 ये चारों आप 1 2 3 4 ये आप चारों लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेंशन वेदर द फॉलोइंग ट्रेड पेबल्स आर करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, पहले मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो देखिए मेरे साथ में ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। देखो, एक कंपनी के पास में कुछ कैश है। कंपनी क्या काम करेगी, इस कैश से वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी। अब उस रॉ मटेरियल पर प्रोडक्शन होगा, काम चलेगा। तो वो रॉ मटेरियल जब उस पर काम चलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब इस वर्क इन प्रोग्रेस को हम तैयार कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। अब कंपनी क्या काम करेगी, इस फिनिश गुड्स को सेल आउट कर देगी, तो वापस से हमारे पास में कैश आ जाएगा। तो यही ऐसे पूरा चलने में जितना भी टाइम लगा, यानी कि कैश को वापस से कैश बनने में जितना भी टाइम लगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितने भी मंथ्स की हो सकती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 20 महीने, कितने महीने की भी हो सकती है। जैसे मान लो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे वो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या फिर रोड बनाते हैं। तो रोड बनाने वाली कंपनी को क्या 2 दिन में रोड बना देगी, नहीं, उसको 3 साल 5 साल लग जाते हैं। तो उसकी क्या है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो उतने टाइम की हो सकती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन याद रखना, अकाउंट्स के लिए मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल आप कितनी मान के चलेंगे, 12 मंथ्स की। अब ये क्या मतलब है, देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल है, उसके अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल आप कोई लायबिलिटी आप पर है, उस लायबिलिटी का पेमेंट अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करने वाले हो तो उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। बट अगर आप आउट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पे करने वाले हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपकी 12 मंथ्स की है और आप कह रहे हो कि हमें एक्सपेक्टेड हम पे कर देंगे इसको 10 महीने के अंदर। तो देखो 10 महीने के अंदर, क्या 10 महीने ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर आ रहे हैं, आंसर इज यस। तो ये क्या बोला जाएगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, मान लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की और आप कह रहे हो कि हम तो जी 13 मंथ्स के बाद पेमेंट कर पाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। वैसे ही मान लेते हैं कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है और आप कह रहे हो कि हम तो 15 मंथ्स में पेमेंट कर देंगे, क्या 15 18 के अंदर आ रहा है, आंसर इज यस। तो ये क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी। लेकिन मान लो 18 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, आप कह रहे हो जी हम तो 19 महीने में पेमेंट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स की है और अब मैं कह रहा हूँ बताइए मैं 10 महीने के अंदर पेमेंट करूँगा, तो अब बताइए करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो नॉन करंट है, 9 से ऊपर जा रहा है ये, तो नहीं। मैंने बोला कि मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल आप अज्यूम करके चलेंगे 12 महीने की, तो यहाँ से आपको 9 काट के पहले 12 बनाना है, फिर चेक करना है क्या 12 के अंदर आ रहा है, आंसर इज नो। तो ये क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी।
और अगर 12 से बाहर जा रहा है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बोलूँ कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है और हम पेमेंट करने वाले हैं 13 महीने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 8 को काट के 12 बनाओ, फिर चेक करो क्या ये 12 के अंदर आ रहा है, आंसर इज नो। 13 है, 13 है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। आपको, आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब बता रही, ये कह रहे हैं कि हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की है और हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट जो है वो 14 मंथ्स का है, तो 12 से ऊपर जा रहा है, आंसर इज नॉन करंट लायबिलिटी। 15 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, हम कह रहे हैं 15 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, यानी 12 महीने पेमेंट कर देंगे, तो ये क्या बन गई, करंट लायबिलिटी। अब मान लो यहाँ पर 9 मंथ्स लिखा होता और यहाँ पर 10 मंथ्स लिखा होता, तो आप पहले 9 को काट के क्या बनाओ, 12, फिर चेक करो क्या 12 के अंदर आ रहा है, आंसर इज यस, तो ये क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, नेम द हेड एंड सब हेड अंडर विच प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को कहाँ पर शो करते हैं, तो याद करो मैंने बैलेंस शीट में कहाँ पढ़ाया था, डिवेंचर कहाँ पर आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी कहाँ पर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो ये देखिए यहाँ पर प्रीमियम ऑन पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहाँ पर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, ठीक है। वैसे हम इसको अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म्स बैलेंस शीट, यानी फर्म की बैलेंस शीट में, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में और कंपनी की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। 2 डिफरेंस आपको लिखना, आप लिख सकते हैं। पहला कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल बनती है और जो फर्म की बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल बनती है। दूसरा, कंपनीज एक्ट जो बनती है, कंपनीज एक्ट की उसकी कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है, और पार्टनरशिप फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म की जो बैलेंस शीट है वो आप उसमें कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं, बताइए जी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है और इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो याद है आपको मैंने क्या बताया था, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल याद करो, मैंने बताया था कि हमने किसी ने हम पर केस किया हुआ है कोर्ट में, तो हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हारे तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं हारे तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करती है फ्यूचर कॉन्टिंजेंसी पर। तो वही यहाँ पर लिखा है, अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रेफर्स टू द क्लेम विच इज अनसर्टेन टू अराइज, विच मे और मे नॉट अराइज, विच इज डिपेंडेंट ऑन अ हैपनिंग इन फ्यूचर। इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, बल्कि इसको हम नोट्स टू अकाउंट में एज अ फुट नोट, एज अ डिस्क्लोजर हम उसको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। तो अभी आपको मैंने बताया, ये पढ़ सकते हो आप। अच्छा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बताई है मैंने, 12 महीने की, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस में ट्रेड पर्पस के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, देखो ये वैसे एसेट तो होते नहीं है, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉर्मली एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, बट इनका बेनिफिट आपको मोर देन 12 मंथ्स में मिलता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। जैसे मान लो हमने एक एडवर्टीजमेंट कराया, इस एडवर्टीज का हमें बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तो मिलेगा, बट इसको हम किसी को सेल आउट नहीं कर सकते। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, उसको हम बेच सकते हैं, बट क्या हम फिक्टिशियस एसेट को, कोई एडवर्टीजमेंट है उसको हम किसी और को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो ये होता है फिक्टिशियस एसेट। अब क्वेश्चन आपके सामने, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, 2 एग्जांपल बताइए। तो आपको याद है इतने सारे, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। और फाइनली अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू पर। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर सेक्शन 240 ऑफ 240 क्या है, 2 सेक्शन 2 क्लोज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बताइए कौन कौन से आइटम मैंने आपको बताए थे, 5 आइटम बताए थे। पहला बैलेंस शीट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, थर्ड नोट्स टू अकाउंट, फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो कौन कौन से आइटम आते हैं, तो देखो यहाँ पर चारों लिखे हैं ऊपर के, तो आंसर क्या होगा, ई, यानी कि ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंड इट इज प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट बोलते हैं, आंसर इज ए, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट। फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है स्टेटमेंट पीएनएल का, तो मैंने कहाँ बताया था, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ए, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन, कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑप्शन है इसका बी। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स, यानी रिजर्व एंड सरप्लस का जो सब हेड है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो कैपिटल रिजर्व भी आता है, यस। एसपीआर भी आता है, यस। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी आता है, यस। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी आता है, यस। जनरल रिजर्व भी आता है, यस। सिंकिंग फंड भी आता है, यस। रिवॉल्यूशन रिजर्व भी आता है, यस। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या नहीं आता है, तो क्या क्या नहीं आता है देख लीजिए। डिबेंचर आते हैं, यस। बॉन्ड्स आते हैं, यस। लोन फ्रॉम बैंक्स मॉर्गेज लोन आता है, यस। तो क्या नहीं आता है, डी इंटरेस्ट। ये कहाँ पर आता है, अदर करंट लायबिलिटी में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या नहीं आता, तो देखिए ए क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट आता है, बिल्स पेबल आता है क्या, नहीं। ये किस में आता है, ट्रेड पेबल्स में, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, नोट। तो सबसे पहले जो आती है उनको लिखो। लैंड बिल्डिंग आती है, यस। मशीनरी आती है, यस। व्हीकल आते हैं, यस। लाइव स्टॉक आता है, यस। तो क्या नहीं आता, रेसिपीज, फॉर्मूला, मॉडल डिजाइंस, ये नहीं आते क्योंकि ये किसमें आता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कौन कौन चीज़ें इंटेंजिबल में आती हैं, गुडविल आती है, यस। ब्रांड ट्रेडमार्क आता है, यस। कॉपीराइट, यस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेसिपी फॉर्मूला, यस। तो क्या है इसका आंसर, ई, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में क्या क्या नहीं आता है, तो ये देखिए प्रीपेड एक्सपेंस आता है, यस। एडवांस टैक्स आता है, यस। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, यस। तो क्या नहीं आता, कैश इन हैंड। क्यों, क्योंकि कैश इन हैंड कहाँ पर आता है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट। तो करंट एसेट की मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी मैंने, CIT CSO। CIT CSO, सी से करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्री, T से ट्रेड रिसीवेबल, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और O से अदर करंट एसेट। तो देखो इसमें से कौन सा आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंट्री आती है, यस। ट्रेड रिसीवेबल आता है, यस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, यस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, यस। तो क्या है इसका आंसर, ई, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। लूज टूल इन्वेंट्री में आते हैं, यस। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, यस। अनपेड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी, यस। डेटर किस में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में, यस। क्या बिल्स पेबल आते हैं ट्रेड रिसीवेबल में, आंसर इज नो। बिल्स पेबल किस में आते हैं, ट्रेड पेबल्स में। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ई, जो सही नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज अ करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो करंट लायबिलिटी की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, एस टोस, एस से शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लायबिलिटी, एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देखो इसमें कौन सा नहीं आता है, तो सी नहीं आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ये किसमें आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज अ करंट एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो क्या नहीं आता है करंट एसेट में, तो आपको पता है CIT CSO। तो इसमें से क्या नहीं आता है, ऑप्शन इज सी, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं आता, क्योंकि ये किसमें आता है, नॉन करंट एसेट में। तो आई होप आपको यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े बहुत MCQ वाले कवर हो गए हैं। एक और वीडियो लाएंगे हम जिसमें मैं इस चैप्टर के थोड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो भी कराऊंगा। फिलहाल मैंने बोर्ड के आपको छोटे छोटे MCQ वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं। होपफुली आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, बोर्ड आपके आने वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। तो अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।